नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। अमेरिका दौरे का दूसरा दिन, और दूसरे दिन क्या कुछ रहा खास, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे अमेरिका के दौरे पे हैं। बता दें कि उन्होंने यूएन के मुख्यालय में भी योग दिवस में भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और देशवासियों को संबोधित किया, जिसके बाद उनके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। इस संबोधन का अमेरिका कांग्रेस का 2 सांसद ने बहिष्कार किया है, जिनमें राशिद तलीब और इलान उमर शामिल हैं। दोनों सांसदों ने पीएम मोदी व अल्पसंख्यकों को हनन करने का भी आरोप लगाया है, जिसका अब भारत के मुसलमान नेता ने जवाब दिया है। दरअसल अमेरिका सांसद इलान उमर ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों को भी गले लगाया है और पत्रकारों ने मानव अधिकार के पैरवी करने वालों को भी निशाना बनाया है, इसलिए मोदी के भाषण में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसी ट्वीट पे अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अतीक रशीद ने भी अमेरिका के सांसद को जवाब दिया है। उन्होंने इलान उमर से कहा है कि वो जहर उगलना बंद करें। रशीद ने लिखा है कि मैं भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से रहता हूँ। यह है कि हर संसाधनों में मेरी बराबरी की हिस्सेदारी है। मुझे भारत में जो भी बोलना है बोलने की आज़ादी है। भारत में मुझे जो लिखना है लिखने की भी आज़ादी है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आप अपने नफरत के एजेंडे के तहत में मेरी भारत की गलत तस्वीर दिखा रहे हैं और अपने मुंह में जहर उगल रहे हैं। अमेरिका सांसद राशिद तलब ने इलान उमर ने इससे पहले भी पीएम मोदी और भारत के खिलाफ बयान दिए हैं। इस साल 2018 में दोनों अमेरिका कांग्रेस में पहुंची थी। इलान ने उमर इससे पहले तब चर्चा में आई थी जब पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान वो पीओके भी पहुंची हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय दौरे अमेरिका के दौरे पे है। तो बता दें कि आपको उन्होंने एक संसद में भी जो है संबोधन को भी शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि संसद जो सत्र है कांग्रेस का उसमें भी शामिल होंगे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। ब्रजभूषण शरण सिंह केस चार्जशीट को लेकर अगली सुनवाई जो है वो 27 जून को होगी, बता रहे हमारे सहयोगी जूही सिंह। बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर अब अगली सुनवाई दिल्ली के राउजबेरी कोर्ट में 27 जून को होगी। 27 जून को दोपहर 2 बजे जो है इस मामले में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगभग हजार पन्नों की जो है चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट सीएमएम महिमा राय सिंह ने मामले को एमपीएमएलए अदालत में ट्रांसफर कर दिया है और अब मामले को एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेज दिया गया है। अब एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल ही कोर्ट की मौजूदगी में जो है कोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 बालिग महिलाओं के अलावा एक नाबालिग पहलवान ने भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि कुछ दिन पहले ही महिला पहलवान अपने बयान से जो है पलट गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने नाबालिग और उसके पिता का बयान दर्ज किया और कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट जो है वो दाखिल की। इसमें ब्रजभूषण सिंह को पॉक्सो मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो है 6 महिला रेसलरों की शिकायत के बाद जो है मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जो है लगातार ब्रजभूषण सिंह पर कई तरह के सवाल जो खड़े हुए हैं। पहलवानों की लगातार बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत हुई, हालांकि इसका हल अब तक नहीं निकल पाया है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। 23 जून को पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कई विपक्षी दल शरीक होने जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी खबर है, बता रहे हैं विशाल। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष एक बड़ी बैठक करने जा रही है। विपक्ष कल यानी कि 23 जून को ये बैठक आयोजित की गई है। पटना में इस बैठक का आयोजन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह बैठक होगी, जिसमें देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 15 दलों के प्रमुख भी
इसमें शामिल होने की संभावना है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज पटना पहुंच गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पटना पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत के भी कई नेता, कई दल जो हैं वो भी इसमें शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। इस रणनीति के तहत बीजेपी को 2024 में कैसे रोका जाए और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की क्या वो प्लानिंग होगी, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, उस पर तमाम चर्चा की जाएंगी, तमाम बातें होंगी। कौन इसका नेतृत्व करेगा, ये भी एक अहम बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लिए विपक्ष एकजुट होने जा रहा है और एक बड़ी प्लानिंग के साथ, एक बड़ी प्री प्लानिंग के साथ 2024 में ये एकजुटता दिखाई देगी। खासकर इस बैठक में जो बड़ी नेता शामिल हो रहे हैं, इसमें अहम भूमिका होगी कि किस तरह से बीजेपी को 2024 में रोका जाए। माना जा रहा है कि सभी दल एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर के सहमत हैं, तभी ये जुटान हो रहा है। बावजूद इसके ये राह में कई अगर मगर भी हैं। नया गठबंधन तो देश स्तर पर बनाने की कवायद चल रही है। इसमें कई ऐसे मसले हैं जिन पर सहमति बनाने के प्रयास होंगे। पहली बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों पर मंथन होगा। साथ ही लड़ने पर सहमति, सीटों के बंटवारे का फार्मूला और न्यूनतम साझा कार्यक्रम, दलों और नेताओं की भूमिका पर भी मंथन होने की संभावना जताई जा रही है। संयोजक कौन होगा, ये भी बड़ी बात होगी। इन मसलों का हल 23 जून की पहली बैठक में निकलता है तो जुलाई में विपक्षी गठबंधन के धरातल पर अपने कार्यक्रमों के साथ दिखने की संभावना होगी। नीतीश कुमार भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ एक सीट पर विपक्षी गठबंधन का एक प्रत्याशी फार्मूले के तहत 2024 चुनाव में जाना चाहते हैं। बैठक में इस फार्मूले को धरातल पर उतारने के लिए एक कमेटी बन सकती है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के भी समिति बनाई जा सकती है। विपक्षी गठबंधन में एक समन्वय समिति भी बैठक में संभव है। साथ ही इस गठबंधन के संयोजक भी के फैसले का भी आसार है। इस रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे दिख रहे हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कल 23 जून को यह बैठक पटना में आयोजित की गई है, जिसका नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनके आह्वान पर तमाम देश के बड़े नेता वहां उस बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं और ये रणनीति बनाई जाएगी कि बीजेपी को कैसे रोका जाए और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो इस गठबंधन, अगर ये गठबंधन बनता है तो उसमें इस कौन से ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जाए, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और एक साथ लड़ने की ये अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं 2024 का राह बीजेपी के लिए आसान नहीं रहेगा। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। और इधर उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, बता रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम गति की बारिश होगी और उसी के अनुरूप आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में आज हल्की से मध्यम गति की बारिश हो रही है। हम इस समय देहरादून में मौजूद है। देहरादून में हल्की से मध्यम गति की बारिश शुरू हो चुकी है। पहले गर्जना के साथ ये बारिश शुरू हुई थी और इस बारिश के साथ ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में जो जनता को जो गर्मी और उमस से थी वो राहत यहाँ पर मिलने वाली है। और इस बारिश के साथ साथ जो तापमान में जो गिरावट आएगी उससे उमस भी यहाँ पर कम हो गया। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में अगले 24 से 48 घंटे तक ज़्यादातर मध्यम गति की बारिश रहने वाली है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में झोंकेदार हवाएं चलने की बात भी मौसम विभाग ने कही है, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। ऐसे में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को सावधान रहने के लिए खासतौर पर हिदायत यहाँ पर दी गई है कि जब तेज हवाएं यहाँ पर चले तो उन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से असुविधा का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुरूप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम गति की बारिश हो रही है। बारिश अगले 24 से 48 फरीदाबाद के जो बड़े सराफा व्यापारी हैं इनके घर और दुकान की भी छापेमारी की गई। हालांकि इस तरीके से आयकर विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये बताया गया है कि
टैक्स चोरी का मामला इन सभी सराफा व्यापारियों के ऊपर बताया जा रहा है। सुबह 6 बजे से ही आयकर विभाग के अधिकारी सिद्धि ज्वेलर्स के आवास हो या दुकान हो, दोनों ही जगह एक साथ छापेमारी की गई थी। दोनों ही घर और दुकान पर जो दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं वो दस्तावेज आयकर विभाग खंगाल रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आयकर विभाग की टीम की इस छापेमारी से आगे सराफा व्यापारियों पर किस तरीके की कार्रवाई होती दिखाई देगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी में 2 दिवसीय संगोष्ठी में शिरकत करने पहुंची। बता रहे हमारे सहयोगी विकास चौबे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नेचुरोपैथी के क्षेत्र में अब नया आयाम जुड़ने वाला है। जी हाँ, यूजी और पीजी स्तर पर इसमें नए कोर्स शुरू होने वाले हैं। आज वाराणसी के ही इसी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, जहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात रखी और इसके दिशा निर्देश भी यहाँ के कुलपति को दिए। उन्होंने बताया है कि कैसे जो है नेचुरोपैथी के क्षेत्र में और योगा के साथ साथ जो है पुरातन जो संस्कृति है चिकित्सा की, उसके क्षेत्र में नए आयाम दिए जा सकते हैं और क्या कुछ नया किया जा सकता है। इसको लेकर जब उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति से सवाल किया तो कुलपति ने साफ साफ बताया कि देखिए, हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है पहले से डिप्लोमा कोर्स चल रहा है परस्नातक का, और अगर आपका निर्देश हो तो हम जो है यूजी और पीजी स्तर पर नए केस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको लेकर कुलाधिपति ने जो है साफ साफ निर्देश दिया कुलपति को, और उन्होंने बताया कि आप जो है नए कोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका संचालन भी आप कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने ये इस बात की उन्होंने संतुष्टि जताई और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास भैरव तालाब कैंपस में पूरा जगह है, पूरी हमारे पास व्यवस्था है कि हम नए कोर्स इंट्रोड्यूस कर पाए और उसका संचालन और परिचालन कर पाए। अभी देखने वाली बात हुई कि इस कोर्स से आने से क्या कुछ बदलाव होता है और छात्रों के जीवन के साथ साथ योग और जो एक पुरातन वैद्य प्रणाली है, चिकित्सा की प्रणाली है, उसमें कैसे नया आयाम जुड़ते हैं। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। उधर गाजीपुर पुलिस ने बड़े हीरोइन तस्कर गैंग का भांडाफोड़ किया है। 1 करोड़ का हीरोइन बरामद किया गया है, बता रहे हैं सुशील तिवारी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हीरोइन तस्करों को किया गया गिरफ्तार, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ आंकी गई है। गाजीपुर से खबर है, जहां थाना जंगीपुर पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जंगीपुर के बेसो नदी पुलिया के पास 3 हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ आंकी गई है और लगभग 1 केजी से ज्यादा की हीरोइन को बरामद किया गया। गाजीपुर में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और बड़ी कामयाबी मिली है। गाजीपुर से लगातार हीरोइन तस्करों पर पुलिस की टेढ़ी नजर है, अपराधियों का पर्दाफाश करने में पुलिस लगी है। बड़ी कामयाबी मिली गाजीपुर से, जहां पर हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत आंकी गई है। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही के चलते एक बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 5 से 6 लोग इस नाले में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। नगर निगम की लापरवाही से गई बच्चे की जान। आपको बता दें, पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान का है, जहां पर एक 7 वर्षीय मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था कि तभी अचानक घर के सामने से गुजर रहे नाले में के पहुंचे। मौके पर तमाम अधिकारी और महापौर पहुंचे, लेकिन उससे सिर्फ सांत्वना के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि अब महापौर ने इस पर सख्ती दिखाते हुए साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी नाले को ढक दिया जाए, क्योंकि बारिश आने वाली है और बारिश के समय नाले में कुछ और भी हादसे हो सकते हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर यूपी के बदायूं में महाराणा प्रताप और सम्राट अशोक की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पूरी खबर क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी, देखिए।
के उझानी के बरी बाईपास पर महाराणा प्रताप और सम्राट अशोक की प्रतिमा लगाने को लेकर मौर्य समाज और क्षत्रिय समाज के लोग आपस में अड़े हैं। वहीं क्षत्रिय समाज के लोग अब महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने को लेकर के बरी बाईपास पर हाईवे जाम करने के लिए खड़े हो गए। तमाम संख्या में भीड़ मौजूद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और क्षेत्र अधिकारी ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। वहीं क्षेत्र अधिकारी शक्ति सिंह का कहना है कि प्रशासन की बिना अनुमति से कोई चौराहा नहीं बनाया जाएगा और किसी की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। वहीं दोनों समाज के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। हमीरपुर के मौधा डैम में पुजारी का शव तैरता हुआ मिला, बता रहे हमारे सहयोगी रूपेश। थाना क्षेत्र के मौधा डैम में आज एक शव उतराता मिला। शव एक पुजारी का था और जो पुजारी था उसका शव जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे पे लेती है। और जैसे ही उनके परिजनों को पुलिस सूचना देती है तो मौके पर पहुंचते हैं और उनसे जब बातचीत होती है तो घर वालों का, उनके जो भाई हैं और जो उसके भतीजे, उनका यही कहना है कि हो सकता है कि पैर फिसलने से वो डूब गए होंगे, उसी कारण उनकी मौत हो गई होगी। और जो पुजारी था उनका शव कब्जे पुलिस लेती है और हमीरपुर पीएम हाउस भेजती है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा पूरा मामला क्या है। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। उधर बरेली के कॉलेज में चपरासी का शव तैरता हुआ मिला, जिसके चलते हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बता रहे हमारे सहयोगी शनि गोस्वामी। थाना फतेहगंज पश्चिमी से एक मामला सामने आया जहां हड़कंप मच गया। आपको बताएं कि राजकीय इंटर कॉलेज में एक चपरासी है जिनका पेड़ पे लटका हुआ शव मिला है। आपको बता दें, जैसे ही ये सूचना उनके घर वालों को मिलती है, कोहराम मच जाता है, घर में कोहराम मच जाता है। आपको बताते हैं आज तड़के सुबह जो घटना है थाना फतेहगंज पश्चिमी के सामने आई है, जहाँ गाँव अगरास पड़ता है जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज है। वहाँ पे ही वो चपरासी थे, वहाँ पे 4th क्लास में काम करते थे। जैसे ही सुबह उनको आम के पेड़ पे लटका हुआ देखा, वो अजीब तरह से पेड़ पे लटके हुए थे, जिसको लेकर जैसे ही सूचना उनके घर वालों को पहुंचती है, वह लोग पुलिस को करते हैं। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है और छानबीन में जुड़ जाती है, वही पेड़ पे से वो पुलिस जैसे ही उनके शव को उतारती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तथा जांच शुरू कर देती है। वहीं सीओ मीरगंज का कहना है, जो सीओ मीरगंज है उनका कहना है कि यह मामला जो सामने आया है जिसमें पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, जो मृतक है, मुख्तार नाम बताया जा रहा है जो मृतक है, और वो 2008 में अपनी सरकारी नौकरी पे लगे थे, जो कैंट स्थित थाना है बरेली में, वहाँ के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने बताया है कि दारू भी पीते थे, कुछ नशे के आदी थे, इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, जैसे ही शव पेड़ पे लटका हुआ मिला, आम के पेड़ पे लटका हुआ मिला, जैसे ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कैमरामैन अमन के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस बरेली। उधर बिजनौर में गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चारा लेने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसकी जान ले ली, बता रहे हमारे सहयोगी। इन दिनों गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले अगर 6 महीने की बात की जाए तो अब तक गुलदार के हमले से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ताज़ा मामला बिजनौर के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर स्थित मोहम्मदपुर राजौरी गांव का है, जहां पर देर शाम खेत में चारा लेने गए कमलेश के ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया। हमला इतना भयंकर था कि कमलेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शोर सुनकर के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कमलेश को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़े जाने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के परिवार को वन विभाग की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पिछले 6 महीने से गुलदार लगातार दस्तक दे रहा है और आसपास के इलाके में गुलदार की चहलकदमी से उनका जीना मुहाल हो चुका है। साथ ही लोग अब खेतों पे काम करने से भी जाने से कतरा रहे हैं और इक्का दुक्का जो जा रहे हैं उनके ऊपर गुलदार हमला कर रहा है। अब तक 6 महीने के अंदर की अगर बात की जाए तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और कह रही है, वन विभाग के अफसरों का साफ तौर पर यह कहना है कि पिंजरा लगाया जा रहा है और जो पिंजरा लगा करके गुलदार को पकड़ने का प्रयास की बात कर रहे हैं। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस।
दिल्ली के मंडावली के शनि मंदिर के बाहर उसकी रेलिंग को तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंचा तो हिंदू समुदाय के लोगों ने वहां पर इसका विरोध किया। पूरी खबर क्या है बता रही हमारे सहयोगी दीक्षा चौधरी। मंडावली इलाके में इस समय जमकर बवाल देखने को मिला। शनि मंदिर के सामने अवैध रेलिंग को लेकर जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा तो पुलिस प्रशासन को स्थानीय लोगों का विरोध झेलने को मिला। इस बीच तनाव को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई थी और इसको लेकर इसके बाद ही पुलिस प्रशासन ने अवैध रेलिंग को हटा दिया। दरअसल मंडावली में शनि मंदिर है, उसके सामने अवैध रेलिंग है जिसको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन आज सुबह पहुंचा था। इस दौरान पुलिस प्रशासन को स्थानीय लोगों के काफी ज्यादा विरोध झेलने को मिला। आपको बता दें हालांकि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी थी, मंदिर समिति को भी इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके भारी संख्या में लोग पहुंचे और पुलिस को इनका विरोध देखने को मिला। इसको लेकर वहीं बीजेपी की पार्षद रवि नेगी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को तुगलकीवादी बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण को देखते हुए दिल्ली सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही इन आरोपों को दिल्ली सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि दरअसल ये सारी कार्रवाई वीके सक्सेना की तरफ से की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि वीके सक्सेना की तरफ से ये सारी कार्रवाई की गई है और उरी के कहने पर अगले 10 मंदिरों को भी तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं इस मामले पर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी ने कहा कि हमें डीसीडब्ल्यू की तरफ से जानकारी मिली थी कि मंदिर के सामने अवैध रेलिंग है, जिसको देखते हुए हमने कार्रवाई की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब रेलिंग को हटा दिया गया है और इलाके में पूरी तरह से शांति बहाल है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से अब कोई तैनाती कर दी गई है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया पोस्ट। हमीरपुर सदर कोतवाल में भीषण हादसा हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता। कोतवाली के रौनिया धर्मशाला पे बीती रात एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। एक बेटा जैसे ही कपड़े उठाने जा रहा था और बारिश हो रही थी, अचानक तार में करंट आ जाता है और वो उसी तार पे करंट के उस पर झुलस जाता है। इसके बाद उसकी माँ जैसे ही पहुंचती है तो वो बचाने की कोशिश करती है और माँ भी बचाने के चक्कर में उसके साथ झुलस जाती है और दोनों की वहीं मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद आनन फानन पर सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, मोहल्ले वाले देते हैं, तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों को बॉडियों को अपने कब्जे पर लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो उसका एक और बच्चा था छोटा 1.5 साल का, वो बहुत ही बचा और इसके बाद अब उसके ना पिता हैं ना ही कोई है, सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ है जो अनाथ हो चुका, अपनी माँ से बहुत दूर हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी उस बच्चे को कौन रखता है। अब उसके यहाँ कोई भी कुछ करने वाला नहीं बचा है। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। इधर हरदोई में एक साइकिल चोर को तालिबानी सजा दी गई है। साइकिल चोर को बांधकर उसकी पिटाई की गई, बता रहे हमारे सहयोगी अनंत त्रिवेदी। कांडी थाना क्षेत्र में एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा और उसे रस्सी से बांधकर पीटा। आपको बता दें कि ये चोर अक्सर करके गांव की ही लोगों की साइकिलें चुराया करता था, लेकिन इसको कल रात में अचानक ये साइकिल चुरा रहा था और ग्रामीणों ने देखा, इसको पकड़ लिया, इसको तालिबानी सजा दी है। आपको बता दें एक दुकान के शटर में इसको बांधकर प्लास्टिक की रस्सी से इसको बांधा है और इसको पीटा है। हालांकि हाँ, पुलिस मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। बाकी की भी जो चोरियां हुई हैं गांव में, उनका भी पुलिस खुलासा करने की बात कह रही है और भी जो लोगों की साइकिलें गई थी उनको भी बरामद करने की पुलिस बात कह रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में तय खबरें लगातार जारी।